तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, यानी क्लास 12th का। ठीक है, और चैप्टर का नाम हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए हमारा अध्याय हमारा 2। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर हमारा 2 है और हमारे अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या क्या देखेंगे इसमें। देखिए हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, चैप्टर हमारा 2 है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत इसका नाम है चैप्टर का। ठीक है, और नोट्स हम हिंदी सहित बताएंगे, हिंदी में बताएंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम सोवियत संघ के विघटन एवं देखिए उससे हुए परिणामों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि जो सोवियत संघ का हमारा विघटन कैसे अंत हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, इसके विस्तार से जानकारी, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है बर्लिन की दीवार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चैप्टर पूरा इसी पे थोड़ा बहुत आधारित है। ठीक है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है हमारा। ठीक है, इसी से हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। देखिए देखिए हमने पहले चैप्टर में देखा था, जो यूरोप था हमारा, यूरोप हमारा दो भागों में बट गया था। पूर्व वाला यानी कि पूर्व में, और हमारा बच गया था पश्चिम में। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में बट गया था हमारा यूरोप। पश्चिम वाला अमेरिका के हित में था और पूर्व वाला सोवियत संघ के हित में था। ठीक है, देखिए और जो हमारा देखिए जर्मनी क्या है, तो जर्मनी हमारा देश है एक। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में देश है जो पड़ता है, उसका विभाजन हो गया था। बर्लिन हमारी जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, जो मान लो ये देखो यूरोप महाद्वीप में, हमारे यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश पड़ता है, और जो बर्लिन है ना, जो राजधानी है, और यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी जिससे जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गई। यानी कि पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के हित में थी, यानी कि वहाँ पर सोवियत संघ का दबदबा था, और पश्चिमी जर्मनी में हमारा अमेरिका का दबदबा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी जो हमारी बर्लिन की दीवार थी। पूर्व में और पश्चिम में विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि जो ये देखो ये दीवार है, मान लो। ठीक है, ये दीवार है, ये पूर्वी जर्मनी है और ये पश्चिमी जर्मनी है, तो ये विभाजन का प्रतीक थी। इसको अलग करती थी, पूर्व को पश्चिम से अलग करती थी। ठीक है, देखिए यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन। ठीक है, मैंने बताया था जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, और वहीं पर हमारी दीवार बनाई गई थी। देखिए शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया और 28 वर्ष तक खड़ी रही, तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। कब बनी थी, तो हमारा बनी थी हमारे 1961 में। ठीक है, और कब ये गिराया था जनता ने, तो जनता ने गिराया था 9 नवंबर 1989। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, और कितने वर्ष तक खड़ी रही, 28 वर्ष तक। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी थी, तो थी हमारी 150 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने हैं मेन पॉइंट। और बर्लिन कहाँ की राजधानी है, तो हमारी ये जर्मन देश की राजधानी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है, आपको ये ध्यान रखना है। और बर्लिन यानी कि जर्मनी हमारा कौन से महाद्वीप में है, तो हमारा यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए ये जनता है, इसने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया था इस बर्लिन की दीवार को। ये जनता क्रोधित थी। ठीक है, देखिए ये बर्लिन की दीवार गिरती हुई ढहती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिख रही है। देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साफ नहीं दिख रहा होगा आपको वहाँ पर, यहाँ पर देखिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए सोवियत संघ हमारा क्या था, पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखेंगे दूसरे पार्ट में हमारा क्या क्या हिसाब से है। ठीक है, देखिए सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर। हम इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे यूएसएसआर। ठीक है, ध्यान रखना है, हम इसे यूएसएसआर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सोवियत संघ हमारा कब बना था। देखिए 1917 की रूसी बोलेशिविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य यानी कि यूएसएसआर, ठीक है, अस्तित्व में आया। यानी कि जो क्रांति हुई थी सोवियत संघ में 1917 में। ठीक है, 1917 में क्रांति हुई थी, उसके बाद
हमारा सोवियत संघ बना था। ठीक है, रूसी क्रांति हुई थी। कौन सी? रूसी क्रांति। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे। यानी कितने गणराज्य थे? 15। 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, और देखिए अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर, यानी कि कितने देश थे? 15 देश। हमारे 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। ठीक है, सोवियत संघ का निर्माण किया गया था, यानी कि बनाया गया था। ठीक है, 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको मेन पॉइंट। देखिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सोवियत संघ का निर्माण गरीबों को, देखिए क्या क्यों किया गया था? तो गरीबों को हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। जो हमारा सोवियत संघ था इसमें साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया था, पूंजीवादी को विरोध किया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने मेन पॉइंट है। देखिए कौन कौन से हमारे 15 गणराज्य यानी कौन से देश थे 15 जिनको मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था? तो देखिए हमारा पहला था हमारा रूस। ठीक है, पहला हमारा रूस था, दूसरा था यूक्रेन। ठीक है, और तीसरा था हमारा जॉर्जिया, और चौथा था बेलारूस, और पांचवा था उज्बेकिस्तान। ठीक है, और छठा था हमारा आर्मेनिया, और सातवां था अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, और देखिए आठवां था हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, और नवा था हमारा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, और देखिए 10वां हमारा क्या था? तो हमारा 10वां था मोल्डोवा। ठीक है, और 11वां था तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और 12वां था हमारा ताजिकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान यानी कि, और 13वां था हमारा लताविया, और 14वां था लिथुनिया। ठीक है, और 15वां था एस्तोनिया। ये हमारे 15 कितने थे? तो हमारे थे 15 गणराज्यों को, यानी 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए कि 15 देश थे, उसमें कितना बड़ा होगा और कितना जन समर्थन मिला होगा उसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आप खुद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है सोवियत प्रणाली। ठीक है, हेडिंग। अब देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी? देखिए सोवियत संघ में समाजवादी यानी कि समाजवादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। यहाँ पर क्या था? यानी कि जो समाज का निर्माण किया गया था, समाजवादी समाज का निर्माण। ठीक है, तो इसमें केंद्रीकृत योजना बनाई गई थी राज्य के नियंत्रण पर, यानी कि पूरा नियंत्रण राज्य का था वहाँ पर, और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया, यानी कि अपने विकास किया, डेवलप किया अपना, उसे कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, यानी कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये पूछ लेता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारी विशेषताएं क्या थी? तो देखिए पहला हमारा देखिए सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवादी का आदर्शों से प्रेरित थी। यानी कि यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, पूंजीवादी व्यवस्था का यहाँ पर विरोध किया गया था। और कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? तो यहाँ पर अपनाया था समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को बेहतर माना था। ठीक है, और देखिए सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तो यहाँ पर थी हमारी नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है जहाँ पर एक ही दल हो, किसी अन्य दल को स्थान ना हो, तो वहाँ पर उसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था? एक ही दल था जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ठीक है, किसी अन्य दल को स्थान नहीं था। जैसे भारत में समाजवादी यानी कि बीजेपी है, कांग्रेस है, यहाँ पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि एक ही पार्टी का दबदबा था सभी संस्थाओं पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब, और देखिए क्या थी विशेषता? और देखिए न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी ना होना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी, सभी लोग काम करते थे, सभी को रोजगार था।
और आपकी एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाई जा सकती। अब देखिए पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी, यानी कि पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। अब देखिए पिन से लेकर कार बनाई जाती, तो यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता उद्योग कितना अच्छा होगा। और देखिए क्या था, उन्नत संचार प्रणाली, यानी कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्नत संचार प्रणाली थी, वाहनों की सुविधा थी। ठीक है, आपको ये कह सकते हैं वाहनों की सुविधा थी। तो इतना डेवलप था सोवियत संघ। 1917 की बात है। और देखिए मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। जो सभी संस्थाएं थी उस पर हमारा राज्य का नियंत्रण था। राज्य का नियंत्रण होता था, ना कि किसी विशेष व्यक्ति का। ठीक है। और देखिए उत्पाद के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था, और जो उत्पाद के संसाधन थे उन पर भी राज्य का ही नियंत्रण था, उसका हस्तक्षेप था, यानी कि राज्य का, किसी अन्य का नहीं। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी दुनिया के देश कौन से थे। देखिए हमारे जो यूरोप था हमारा दो भागों में बट गया था। पूर्वी यूरोप, हमारा पूर्वी यूरोप, और कौन सा था, पश्चिमी। तो और था हमारा पश्चिमी यूरोप। ठीक है। अब जो दूसरी दुनिया हम किसे कहते हैं। अब जो पूर्व वाला हिस्सा था, जो इधर वाला था पूर्व वाला, तो ये था हमारा सोवियत संघ के, यानी कि दबदबे में। तो सोवियत संघ के यहाँ पर नियंत्रण था ज़्यादातर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं दूसरी दुनिया। और जो इधर वाला था पश्चिम वाला, इसे बोलते हैं हम पहली दुनिया। ठीक है। अब देखिए दूसरी दुनिया के देश देखिए कौन कौन क्या है। अब देखिए पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया, यानी कि साम्यवादी प्रणाली से प्रेरित थे वहाँ के देश, पूंजीवादी का विरोध करते थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पश्चिमी यानी कि पूर्व वाले हिस्से में, यहाँ पर हमारे पूर्व वाले हिस्से में था समाजवादी प्रणाली का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए इन्हें ही समाजवादी खेमे की देश या दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम समाजवादी खेमे और दूसरी दुनिया का नाम देते हैं। ठीक है, हमारी बुक में यही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए एक टॉपिक ध्यान से देखिए, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। जो सोवियत संघ में थी उसे वहाँ पर तो थी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और अमेरिका द्वारा अपनाई गई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें अंतर क्या था दोनों में। तो देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी की अर्थव्यवस्था, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो देखिए क्या क्या अंतर था। अब देखिए राज्य द्वारा पूर्ण रूपांतरण था, यानी कि पूर्ण रूप नियंत्रण था। ठीक है, पूर्ण रूप से नियंत्रण था कह सकते हैं आप। और देखिए राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था, यानी कि न्यूनतम माने कम, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। और यहाँ पर रूपेण यानी कि अधिक हस्तक्षेप था राज्य का। ठीक है, और देखते हैं। और देखिए और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की योजना थी, सरकार के नियत में थी, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। और देखिए यहाँ पर क्या थी अमेरिका में, तो स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। और देखिए व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, यानी कि व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर था व्यक्तिगत पूंजी का महत्व था यहाँ पर, यानी कि व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व था, यहाँ पर नहीं था, या कह सकते हैं आप। और देखिए समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी, जहाँ पर समाजवाद को अपनाया गया था पूर्वी वाले में, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाजवाद से आदर्शों से प्रेरित होगी। और इधर देखिए अमेरिका में अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर पूंजीवादी सिद्धांत को अपनाया था अच्छे से, और समाजवादी का विरोध किया गया था। ये अंतर था मुख्य। और आगे देखते हैं। अब देखिए मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखिए 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, यानी कि इसे हम बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, वह खुलापन, ग्लासनोस्त, ठीक है,
के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। अब देखिए दशक का मतलब समझ दिए, 1980 के दशक। तो देखिए हमारा दशक का मतलब होता है जो 1980 से जो 1980 से 90 तक का, 1980 से 1990 तक का जो समय है उसे हमें 10 साल हैं, जो बीच में 10 साल हैं, तो इसे बोलते हैं हम दशक। ठीक है, तो 1980 के दशक यानी कि इसके बीच में मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि हमारे मिखाइल गोर्बाचेव है, वो क्या बने, उन्होंने सुधार किए। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे ये। ठीक है, सोवियत संघ के, उन्होंने आर्थिक सुधार किए। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, ठीक है, और खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए। और देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए सोवियत संघ के विघटन यानी कि समाप्ति की घोषणा। अब देखिए सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा किन देशों ने की थी। देखिए 1991 में बोरिस एल्त्सिन, कौन से थे हमारे, एल्त्सिन, ठीक है, बोरिस एल्त्सिन थे जो हमारे यानी कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वतंत्र बनाने का निर्णय ले लिया, अपना अलग होने का निर्णय ले लिया यानी कि सोवियत संघ से। ठीक है, और ये हमारे बाद में रूस के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, और देखिए नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। और क्या हुआ, CIS, ठीक है, CIS, ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि CIS का फुल फॉर्म होता है स्वतंत्र राज्यों का राज्यकुल। ठीक है, राष्ट्रकुल। ठीक है, स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रकुल बना। 15 नए देशों का उदय हुआ। जो हमारे 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया था वो स्वतंत्र हो गए और विघटन की घोषणा कर दी। कौन से थे हमारे, तो देश थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। और किसके नेतृत्व में, तो हमारे बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में। ठीक है, घोषणा कर दी। कब की थी, तो हमारी 1981 में, यानी कि 1991 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की कमियां, क्या कमियां थी, तो देखिए सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक, तो 70 सालों तक। और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी। जनता की जवाबदेह नहीं रह गई थी, यह जनता को जवाब नहीं दे पा रही थी कि हम अच्छे सुधार कर रहे हैं या नहीं। देखिए इसकी कमियां क्या थी, तो इसकी कमियां थी, इसकी देखिए निम्नलिखित कमियां थी। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिबद्ध हो चुका था, यानी कि विकास करना बंद हो चुका था इसका। ये बिल्कुल विकास रुक से गया इसका। और देखिए क्या हुआ, देखिए भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था। गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था अक्षम थी, यानी कि असक्षम हो गई। ठीक है, और देखिए विकासशील देशों ने, यानी क्या हुआ, विकासशील देशों में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, और जो विकासशील देश थे अमेरिका वाले, उसमें केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। और देखिए सत्ता का जनाधार खिसका जा रहा था जनता से, यानी कि जो जनता का विश्वास था वो हटता जा रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे जिनके, यानी कि जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं रहा, जनता को यानी कि कोई विश्वास नहीं रहा। ठीक है, और पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। जो पार्टी के अधिकार थे उनको जो आम नागरिक थे उनसे ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे उन्हें। ठीक है, यह भी कमी थी। और देखिए सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, क्या क्या कारण थे, तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। देखिए नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। जो सोवियत संघ के नेता थे, सरकार थी, तो जनता की आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई, यह भी एक विघटन का कारण बना। और देखिए
सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा बढ़ता गया। और देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी एक ही दल का, जब देखिए देश में एक ही दल का शासन होगा तो वह अपनी मनमानी चलाएगा, तो यह भी एक कमी थी सोवियत संघ के विघटन की, यह भी एक कारण बना। यदि पार्टियां अलग अलग आती हैं तो वो अच्छा काम करती हैं, लेकिन एक ही पार्टी का शासन होगा तो अपनी मनमानी चलाती है, ठीक है, यह भी कमी थी। और देखिए सोवियत संघ में यानी कि अपना पैसा और संसाधनों पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहें। यानी कि जो पूर्व वाले सोवियत संघ के खेमे में देश थे तो उन्होंने उन देशों को पैसा खूब दिया, सारे संसाधन थे, जो पैसा था ज़्यादातर पूर्वी यूरोप के देशों पर लगाया गया, तो उससे उसकी विघटन की कारण भी बना, यह भी एक कारण था, क्योंकि उसने अपना पैसा वगैरह संसाधन वगैरह सारे उस पर खर्च किए थे। और देखिए लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, और लोगों से कहा गया कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, परंतु वह गतिबद्ध हो गया, विकास वहाँ रुक सा गया, ठीक है। और संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, और परमाणु हथियारों को बनाने में ज़्यादातर संसाधनों का उपयोग किया गया था, यह भी एक कारण था, ज़्यादातर परमाणु हथियारों को बनाने में अमेरिका को टक्कर देने के लिए, तो जिससे अर्थव्यवस्था वहाँ की गतिवृद्ध हो गई। और देखिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, और जो पश्चिम के देश थे उन्होंने तो अपना डेवलप प्रौद्योगिकी में विकास किया, और जो सोवियत संघ था वह पीछे रह गया प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यानी तकनीकी विकास के क्षेत्र में पीछे रह गया। वहाँ तो विकास हो रहा था पश्चिम में, लेकिन पूर्व में गतिवृद्ध हो गया। और देखिए रूस की प्रमुखता, यानी कि रूस था उसकी ज़्यादा प्रमुखता थी, और गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, जनता ने गोर्बाचेव ने जो खुलापन जैसी नीतियां अपनाई थी उसका विरोध किया। अर्थव्यवस्था गतिवृद्ध, यानी कि गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, जो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती गई और अर्थव्यवस्था गतिवृद्ध हो गई, यानी गतिरुद्ध हो गई, ठीक है, यह भी एक कारण था। और देखिए राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार, जनता में राष्ट्रवादी यानी कि भावना जाग उठी, राष्ट्रवाद की भावना, यानी इनमें अभाव था, उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं की इच्छा नहीं थी, इनमें अभाव था, उनमें राष्ट्रवाद की इच्छा नहीं थी, ठीक है। और देखिए राष्ट्रवादी भावना और जनता संप्रभुता की इच्छा का उभार, हमारी स्लाइड 2 बार आ गई है, ठीक है ये। और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाब देना होना, जो पार्टी थी जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, यह भी एक कारण था। और देखिए क्या होता है, और देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिणाम निकले जब सोवियत संघ का अंत हो गया, खत्म हो गया। देखिए शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, जो शीत युद्ध चल रहा था हमारा वह भी खत्म हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। और दूसरी दुनिया का पतन, यानी कि जो दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ खेमे वाली, वह उसका अंत हो गया। और एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, जो विश्व था 2 भागों में बटा था वह एक ध्रुवीय हो गया, और जहाँ पर फिर अमेरिका का वर्चस्व हो गया, यानी कि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, केवल अमेरिका महाशक्ति रह गया। और देखिए हथियारों की होड़ की समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत, और 15 नए देशों का उदय। जो सोवियत संघ था 15 देशों को मिलाकर बनाया था, 15 देशों का उदय हुआ, और जो हथियारों की होड़ थी सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों में, तो वह भी समाप्त हो गई। और देखिए क्या हुआ, और देखिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, जो अमेरिका जैसे सलाहकार देश की जो ताकत बन गई, उनका अधिकार ज़्यादा हो गया, उनमें हस्तक्षेप बढ़ गया। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस था वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, इसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुई, ज़्यादा विशेष अधिकार, ठीक है, ज़्यादा शक्ति इसके हित में आ गई। और देखिए विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, जो शक्ति संबंध थे देशों में वह बदल गए, क्योंकि पहले तो 15 देश थे तो एक सोवियत संघ बना हुआ था मिलकर, लेकिन फिर अलग अलग हो गए तो संबंध भी अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है। और देखिए समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी
यानी कि व्यवस्था का वर्चस्व, और जो हमारी समाजवादी विचारधारा तो समाप्त हो गई, और पूंजीवादी विचारधारा का क्या हुआ, वर्चस्व हो गया। और यानी कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खत्म हो गई। वो प्रश्न चिन्ह का मतलब है खत्म हो गई, समाजवादी विचारधारा उस पर खत्म हो गई, प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। और देखिए शोकदर्शी को अपनाया गया, जो शोकदर्शी थी उसे अपनाया गया था। आगे देखिए हेडिंग में अच्छे से मिलेगा, ठीक है। और देखिए शोकदर्शी क्या थी उसके बारे में अच्छे डिटेल से जानेंगे, अलग से टॉपिक है, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा, जो हमारा उदारवादी लोकतंत्र था उसका महत्व बढ़ गया, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, अब देखिए हमारे हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्या क्या पालन। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत जैसे देशों को क्या क्या परिणाम झेलने पड़े, क्या परिणाम हुए, देखिए। और देखिए भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी क्या परिणाम, क्या मुश्किलें सामने आई, देखिए। यानी कि विकासशील देश थे हमारे जो पूर्व वाले, तो क्या हुआ, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। जो अमेरिका था उसका हस्तक्षेप बढ़ गया, सबसे ताकतवर देश था तो उसका ज़्यादा दबाव बढ़ गया देशों पर, यानी कमज़ोर को तो ताकतवर देश दबा ही लेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का, जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वह भी उसको धक्का लगा, यानी कि वह तो ख़त्म ही हो गई फिर, यह भी एक। और देखिए विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व, जो विश्व के महत्वपूर्ण संगठन थे, जो IMF, देखिए वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो विश्व के संगठन थे महत्वपूर्ण, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र वगैरह हैं, ठीक है, और यूरोपीय संघ वगैरह हैं, उन पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। जब एक शक्ति विश्व में होगी तो उसका वर्चस्व तो अपने आप बढ़ जाएगा। और देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। अब जो विकासशील देश थे, यानी कि जो विकसित देश थे उधर वाले, जो अमेरिका वाले, उनको विकासशील देशों में आने की सुविधा मिल गई, क्योंकि कमज़ोर थे ना, तो ताकतवर देशों को तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो यह भी एक का परिणाम हुआ। और देखिए अब देखिए हमारा अगला हेडिंग है एक ध्रुवीय विश्व। देखिए एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए विश्व में एक महाशक्ति का होना, जब एक ध्रुवीय विश्व होता है तो उसमें एक महाशक्ति होती है, जैसे अमेरिका महाशक्ति बन गया हमारा सोवियत संघ के विघटन के बाद, और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। जो हमारा शीत युद्ध था 1991 में समाप्त हुआ और हमारा विश्व एक ध्रुवीय बन गया। और उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। जब हमारा 1991 में विघटन हुआ तो अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई देश नहीं था, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, ठीक है। अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी उस समय पर। देखिए और आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या होता है एक ध्रुवीय विश्व में। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व मई कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ पर दोस्तों मई है, ठीक है, मई नहीं है, यहाँ पर मई है, ठीक है। विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता। जो अमेरिका है उसको विश्व में कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकता, उसे इतना शक्तिशाली देश है। और देखिए क्या है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व कायम हो गया। जो हमारा विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, उस पर भी अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। और देखिए उसकी जिन्स, यानी कि अमेरिका की जिन्स है, जिन्स अमेरिका से आती है, और कोक, पेप्सी, जो अमेरिका के जो उत्पाद हैं आदि विश्व पर भी संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे, ठीक है। जो विश्व भर में जो हावी हो रहे थे, जो हमारी ब्रांड है वगैरह, जिन्स है, जो कोक है और पेप्सी है जो अमेरिकी, तो ये विश्व भर में हावी हो गए। आप देख सकते हैं आज के समय में हमारे भारत देश में भी जिन्स कितनी मात्रा में पहनी जाती है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं।
और देखिए हमारे नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, तो उस नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। ये चैप्टर हमारा पार्ट 2 में, 2 पार्टों में है, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका जरूर देखना, ठीक है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।